हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कवि त्रिलोचन जी द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। यह कविता पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य की नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। आइए पढ़ते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। अक्षर मीन्स होता अक्षर, चीन्हती पहचानती, अचरज हैरानी, चिन्हों अक्षरों। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। यहाँ पर इस कविता में कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि गांव में साक्षरता के प्रति किस प्रकार उदासीनता है। चंपा के माध्यम से कवि ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहता है कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि कहता है कि जब वह कभी पढ़ने बैठता है तो वह वहाँ आ जाती है। कौन? चंपा। चंपा वहाँ आ जाती है। वह उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी सुना करती है। कवि जब पढ़ता है और उसके मुख से जो स्वर निकलते हैं उसे वह चुपचाप खड़ी होकर सुनती रहती है। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है। किस बात की? कि इन काले काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं। वह अक्षरों के अर्थ से हैरान होती है। उसे समझ में ही नहीं आता कि ये सारे अक्षर तो एक जैसे काले काले दिखाई दे रहे हैं, फिर इनमें से ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ किस प्रकार निकल रही हैं। यहाँ इस कविता में निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का बिंब प्रस्तुत किया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग होते हुए भी कविता में लय है। काले काले खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। अब यहाँ पर कवि ने चंपा के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। कवि चंपा के विषय में बताता है कि वह सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। ग्वाला गाय चराने वाला, चौपाया चार पैरों वाले पशु यानी गाय भैंस आदि, चरवाही पशु चराने का काम। कवि कहता है कि चंपा सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। वह गाय भैंसे रखता है। कौन? सुंदर गाय भैंसे रखता है। उसके घर में गाय भैंसे पाली जाती हैं। चंपा उन सभी पशुओं को प्रतिदिन चराने के लिए लेकर जाती है। वह बहुत अच्छी है तथा चंचल है। उसके व्यक्तित्व के विषय में कवि कह रहा है कि चंपा बहुत अच्छी लड़की है तथा वह स्वभाव से चंचल है और नटखट भी है। वह शरारतें भी करती है।
कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि कहता है कि वह इस प्रकार की शरारतें करती है जिससे मैं परेशान हो जाता हूँ। कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है। जब कवि किसी तरह उस कलम को ढूंढ कर लाता है तो उसे पता चलता है कि अब कागज गायब हो गया, अर्थात अब चंपा ने उसकी कॉपी गायब कर दी है। जिन कागजों पर वह लिखता है उसे गायब कर दिया है। कवि इन शरारतों से परेशान हो जाता है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कागज मीन्स यहाँ पर है कागज, गोदना लिखते रहना, हारे गाढ़े का काम, मुसीबत में कठिनाई में काम आना। कवि कहता है कि चंपा का काले अक्षरों से कोई संबंध नहीं है। वह कवि से पूछती है कि तुम दिन भर कागज पर लिखते रहते हो, तुम दिन भर इन कागजों को गोदा करते हो, क्या यह काम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? उसकी नज़र में लिखने के काम को कोई महत्व नहीं है। उसकी बात सुनकर कवि हंसने लगता है और चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ ले, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। कवि कह रहा है कि एक दिन चंपा आई। चंपा कहाँ आई? कवि के घर। और कवि ने उससे कहा कि हे चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, तुम्हें भी पढ़ना लिखना आना चाहिए। हारे गाढ़े काम सरेगा, कठिनाई के समय में काम आएगा। कवि कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, क्योंकि यह पढ़ना लिखना मुसीबत में काम आएगा। वह महात्मा गांधी की इच्छा को भी चंपा से बताता है। वह कहता है कि यह गांधी जी की भी इच्छा थी कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। चंपा के परिवार व उसकी शरारतों के बारे में यहाँ इन पंक्तियों में बताया गया है। निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। संवाद शैली का प्रयोग है, सहज व सरल खड़ी बोली है, कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चंपा चौपाइयों जैसे तैसे, चंपा चुप, पढ़ना लिखना में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ग्रामीण जीवन का यहाँ पर सटीक वर्णन हुआ है। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात करेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कवि की बात का उत्तर देती है कि वह नहीं पढ़ेगी। जब कवि उससे कहता है कि चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, यह काम आएगा, तो चंपा कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। आगे वह यह भी कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, फिर वे पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? चंपा की नज़र में पढ़ाई की बात करने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है। चंपा महात्मा गांधी की अच्छाई या बुराई का मापदंड पढ़ने की सीख से लेती है, वह ना पढ़ने का निश्चय दोहराती है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। ब्याह में शादी, गौने ससुराल जाना, बालम पति संग साथ। अब यहाँ पर कवि चंपा को
पढ़ने के लिए पुनः प्रेरित करते हुए कहता है कि चंपा, तुम पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना लिखना अच्छा है। और यहाँ कवि शिक्षा के लाभ गिनाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, क्योंकि एक दिन तुम्हारी शादी भी होगी और तुम अपने पति के साथ ससुराल जाओगी। वहाँ तुम्हारा पति कुछ दिन साथ रहकर नौकरी करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। गांव के लोग पहले शहरों की ओर जाते थे काम की तलाश में। वह उसी बात का चित्रण करते हुए कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा पति थोड़े दिन तुम्हारे साथ रह के कलकत्ता चला जाएगा और यह कलकत्ता बहुत दूर है। चंपा को बताता है कि जो ये कलकत्ता है जहाँ तुम्हारा पति जाएगा वह बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहता है कि जब तुम्हारा पति तुमसे दूर चला जाएगा और उस समय तुम उसे अपने विषय में कैसे बताओगी, कैसे अपना संदेश उस तक पहुंचाओगी? और जब वो वहां से तुम्हारे लिए पत्र लिखेगा, वह पत्र तुम्हारे पास आएगा, तो तुम उसे कैसे पढ़ सकोगी? इसलिए हे चंपा, तुम पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना लिखना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। अब यहाँ कवि की बात सुनकर जब कवि चंपा को पढ़ने की सलाह देता है तब वह उखड़ जाती है, नाराज हो जाती है। वह कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो। अरे, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो? मैं तो सोचती थी पढ़े लिखे लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम तो पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोल रहे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। चंपा ने कहा कवि से कि मैं कभी भी ब्याह नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया और यदि मेरा ब्याह हो भी गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, और यदि मेरा ब्याह हो गया तो फिर मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी। वह कहती है कि मैं अपने पति को अपने से दूर कलकत्ता कभी भी जाने नहीं दूंगी। दूसरे शब्दों में वह अपने पति का शोषण नहीं होने देगी, उसे वहीं रहने के लिए बाध्य करेगी, उसे कलकत्ता नहीं जाने देगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, और अंत में वह कहती है कि कलकत्ता जो शहर है उस पे वज्र गिर जाए, बजर गिरे, वज्र गिरे, भारी विपत्ति आ जाए। इस विपत्ति के कारण कलकत्ता शहर नष्ट हो जाए और न शहर रहेगा, न उसका पति उससे दूर जाएगा। यहाँ इन पंक्तियों में शिक्षा के महत्व को सहज तरीके से समझाया गया है। गांव से महानगरों की तरफ पलायनवादी प्रवृत्ति को बताया गया है तथा चंपा की दृष्टि में शिक्षित समाज शोषक है, इस बात को भी कवि ने यहाँ स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। चंपा का भोलापन भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। बजर गिरे से शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है। कभी ना करूंगी संग साथ में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है।